हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर फिजिक्स का, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अपवर्तन लिखा गया है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। ओके, यह क्लास हमारा होगा क्लास 10th और 12 दोनों क्लास के लिए। और बेहतरीन नोट्स की तरह मैं आपसे एक बात की अपील करूंगा बेटा कि आप एक नोट्स वाली कॉपी लेके बैठना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जहां पे आपको परिभाषाएं लिखने को भी मिलेंगी। और ये परिभाषाएं ना हमारी अपनी दी गई लैंग्वेज है और आपको याद करने में बेहद आसानी होगी। तो आपके लिए ये वाला वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप एक फेयर कॉपी और पेन लेके बैठो और हमारी बातों को गौर करते हुए नोट करते चलो, और अंत तक देखते देखते आप ऐसा पाओगे कि वास्तव में यह पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप मतलब कि ऐसा करके चल रहे होगे, नोट्स करके चलोगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जब प्रकाश एक माध्यम से, सुनिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो बच्चों एक बात जानिए कि यहाँ पे एक वर्ड हमने छोड़ के जान के छोड़ा है ताकि आपको समझ में आए मेरे बोलने पर। जब प्रकाश एक, यहाँ पे रहेगा बेटा पारदर्शी। यहाँ पे क्या रहेगा आप नोट करिएगा आप कॉपी पे अपने। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, और मैं इंडिकेट करता हूँ यहाँ भी रहेगा पारदर्शी। अब पारदर्शी क्या होता है? जिसे हम आर पार देख सकें। आर पार देखना से मान लो वो आप जानते हो एयर, एयर क्या एक पारदर्शी माध्यम है। वाटर, वाटर में मान लो आपके पास जग है, जग में पानी है, और जग सॉरी, और जब जग के नीचे आप मतलब कि जग में पानी में नीचे जब आप कोई कॉइन या कुछ भी डाल देते हो देखने को मिलता है ना, तो मतलब कि ऐसे माध्यम जिनमें हम आर पार देख सके उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ओके, तो आप समझ गए। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती, ध्यान ना, तिरछी, तिरछी को मैं डिनोट करता हूँ, ये मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन आप ये जानो तिरछी होता है, प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित तो हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। मैंने क्या बोला? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। समझ गए बात हमारे ना। तो अब मैं फिगर आपको दिखाने वाला हूँ कि देखो जरा यहाँ पे आप अगर ये वाला फिगर देख रहे हो ना, ये वाला फिगर देख रहे हो ना, तो आपको समझ बिल्कुल आने वाला है, पठाना कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है बेटा, मैंने एक लिया है माध्यम फर्स्ट लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और हमने यहाँ पे लिया है माध्यम सेकेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एक को हमने दिया है विरल माध्यम और एक को हमने दिया है सघन माध्यम। बेटा विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होता है मैं आपको बता दूं यहीं पे, क्योंकि अभी मैं आगे बताने वाला भी हूँ, लेकिन जान जाओ मतलब कि सारी बातें प्रकाश के चलने की हैं, प्रकाश के किरणों के चलने की हैं। विरल माने होता है कि मतलब कि माध्यम के कण बहुत दूर दूर हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई माध्यम है, उसके कण कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ऐसा हो, तो ये माध्यम के कण बहुत दूर दूर है। ऐसे कह सकते हो ना बेटा कि मान लो आप भीड़ में हो, तो आपका आप जिस माध्यम में, भीड़ वाले माध्यम में हो, उसे सघन बोलते हैं। मान लो एक कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे में 100 लोग हैं और उसी में आप भी हो, तो आप यार इतनी भीड़ देख के बोलोगे बहुत घना है यार, तो उसी सघन बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप उसी कमरे में मान लो अगर 4 इंसान 5 इंसानों के साथ हो तो कहोगे यार ये बहुत बिरला है, यानी कि बहुत जगह यहाँ बचा हुआ है, उसे विरल बोलते हैं। ठीक है ना। सघन क्या होता है? जहाँ पे माध्यम के कण काफी पास पास होते हैं, और विरल क्या होता है? जहाँ पे माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। अब माध्यम है भाई, आप एयर है तो एयर में जानते हो पार्टिकल तो होगा ही होगा, तो अब पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है ना, इसलिए सघन बोलते हैं। और अगर वाटर है मान लो, ये चलो मान लिया ये अगर विरल है, विरल को एयर बोल लेते हैं। ठीक है ना। और सघन को बोल लेते हैं वाटर। अगर मैं आपको बेटा बढ़िया भाषा में बताऊं ना, तो आप बेटा जितना तेज हवा में दौड़ सकते हो उतना तेज पानी में नहीं दौड़ सकते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि हवा विरल है और पानी क्या सघन है, यानी कि बेटा हवा के सापेक्ष पानी के कण काफी पास पास होते हैं जो हमको दौड़ने में रोकेंगे। तो इस बात को समझ गया हमारे। देखो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है तल। तल मतलब कि माध्यमों को जो लाइन बांट रही है ना उसको तल कहते हैं। एयर और वाटर वाले माध्यम को जो लाइन बांट रही है ना बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? तल बोलते हैं। ओके, चलो देखो जरा, तल पर बेटा आने वाली प्रकाश की किरण को देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तल पे आने वाली
प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं बेटा? देखो लिखा है मैंने आपतित किरण। क्या बोला मैंने? आपतित किरण। आप इन छोटी छोटी परिभाषाओं को अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। मैंने क्या बोला? तल पर आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और तल से टकरा कर, देखो जरा क्या लिखा है, देखो तल, देखो वास्तव में क्या होना चाहिए था कि लाइट को ऐसे कुछ ऐसे ऐसे आना, सीधे आना चाहिए था, है ना। मैंने सोचा था ऐसा शुरुआत में, अब तुमने भी सोचा होगा ऐसे ही आएगा, लेकिन घटना क्या घटी? ऐसे ना करके ना यहाँ से बेंड कर गई, ऐसे आ गई। तो देखो मतलब कि प्रकाश अपने मार्ग से, देखो आना इस तरह से ये था, लेकिन भटक के अपने मार्ग से इधर आ गई। इसी घटना को तो यार बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तभी मैंने लिखा है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अरे वाह सर, समझ में तो आ गया, तुमने समझा दिया फिगर से भी। अब देखो जरा एक कुछ परिभाषा और जानो आप कि आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है, देखो ये वाला बिंदु दिख रहा है ना, उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। चलो नोट करो फटाक से। आपतित किरण तल पर जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। और देखो जरा मतलब कि आपतित किरण, देखो आपतित किरण तल से टकराकर, आपतित किरण तल से टकराकर कुछ ऐसे मूव कर जाती है ना, कुछ ऐसे आती है, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी कि आप लिखो जल्दी से, तल से टकराकर अपने मार्ग से विचलित होने वाली किरण को, तल से टकराकर अपने मार्ग से विचलित होने वाली किरण को क्या बोलते हैं बच्चा? अपवर्तित किरण बोलते हैं। चलो नोट कर लो। अब देखो जरा, आप यहाँ पे देख रहे हो आपतन बिंदु बेटा, आपतन बिंदु देखो जरा, आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींचा है। देखो ये आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा है जो तल के लंबवत है, जो इस तल के, देखो इस तल के क्या है? ये लंबवत है, ये लंबवत है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? विलंब बोलते हैं बेटा। आपके मतलब ये सारी परिभाषा नोट कर लीजिएगा कि आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया लंब विलंब कहलाता है। चलो ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने आई दिखाया, आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, देख रहे हो ना, आपतन कोण आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अभिलंब और, देखो जरा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है बेटा? आपतन कोण कहलाता है सर जी। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो जरा यहाँ पे देख रहे हो ना अपवर्तित किरण, और ये हमारा क्या है? अब ये है नॉर्मल अभिलंब है, ठीक है ना। अब देखो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है सर जी। समझ गया ना मैंने क्या बोला? मैंने बोला अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो बना कोण है ना, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसे बोलते हैं हिंदी में अपवर्तन कोण। ये सारी बात समझ गए ना आप? आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इस बात को आपतित किरण बोलते हैं। और टकराकर अपने मार्ग से विचलित हुई किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है बेटा? अपवर्तन कोण कहलाता है। ये दोनों माध्यम अलग अलग है, समझ गया ना आप? समझ रहे हो ना? एक एयर और एक वाटर, दोनों पारदर्शी माध्यम है, दोनों में आर पार देखा जा सकता है। समझ गया ना? इस सघन विरल क्या होता है मैं आगे भी चर्चा और विस्तार से करूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर। आप समझिए इस बात को ना। और हाँ, एक बात और जानिए, अपवर्तन का लिखा है कारण यहाँ पे क्या होता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अरे भाई, प्रकाश को मान लो एक आदमी है, अगर आदमी भीड़ में दौड़ेगा तो धीरे दौड़ेगा, अगर आदमी मान लो खुले मैदान में दौड़ेगा तो तेज दौड़ेगा, अगर मान लो विरल माध्यम में दौड़ेगा, विरल माध्यम में तो प्रकाश तेज दौड़ेगा, और सघन माध्यम में दौड़ेगा तो प्रकाश धीरे दौड़ेगा। यही इसका मतलब वजह है, खत्म बात हो गई। ये मतलब कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपने मार्ग से वो भटक जाती है। ओके, तो चलिए बच्चों अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में है अपवर्तन के नियम। हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तन के नियम। ओके, कोई बात नहीं। तो अपवर्तन जैसे आपने पढ़ा होगा परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार बच्चों अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ओके, अच्छा, अपवर्तन का पहला नियम बेटा आप थोड़ा समझिए। लिखा है आपतित किरण, ध्यान देना क्या लिखा है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। अच्छा, जस्ट अगर पिछला वाला पेज आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे क्या था,
हमारे पास एक तल था ए, ऐसा कुछ तल था हमारे पास, है ना। और यहाँ पे आपतित किरण आई थी और यहाँ पे क्या था, अपवर्तित किरण था हमारा, और आपतन बिंदु पर ये हमारा अभिलंब था। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये होता है अपवर्तन का पहला नियम। देखो एक ही बिंदु पर है कि नहीं है, तो ये होता है अपवर्तन का पहला नियम। समझ में आया ना। आपतित किरण, ध्यान देना मेरी बात का बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा नियम थोड़ा समझना हमको है, ठीक है ना। लिखा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और देखो जरा क्या लिखा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या लिखा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जबकि प्रकाश का रंग एक ही हो। यानी कि मतलब कि देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, ये आई है, आई के साथ साइन लगा दोगे ना तो बेटा आपतन कोण की ज्या हो जाती है, साइन की हिंदी ज्या होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आर है, आर के साथ अगर साइन लगा दोगे ना तो ये भी इसकी हिंदी ज्या, यानी अपवर्तन कोण के साथ साइन लगा दे वो भी ज्या हो गया उसका। तो इनका अनुपात बेटा होता है नियतांक, ठीक है ना। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अच्छा, इस बात को हम थोड़ा और डीपली समझते हैं फिगर को देख करके, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा आप देखने का प्रयास करिए फिगर को हमारे, मैं आ गया अपने फिगर को लेकर के, ठीक है ना। अब चलो देखो बेटा क्या बोलता है, देखो जरा, ये हमने लिया है, एक तल लिया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। ये हमने एक तल लिया है, बांट रहा है, जो ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड हमारा है, ठीक है ना। अब देखने के बाद रहे हो, और यहाँ पे मैंने एक ही, मान लो हमने गिराया है रेड रंग का, मतलब कि रे गिराया है, रेड कलर का है, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ भी एक आपतित किरण है, यहाँ भी एक आपतित किरण है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब रेड वाले ही हैं, ठीक है ना। और एक ही तल में सब गिर भी रहे हैं, यानी कि दो माध्यम में, दोनों सब सेम माध्यम में है। यहाँ पे आपतन कोण का मान कुछ और है, यहाँ पे आपतन कोण का मान कुछ और है, यहाँ पे आपतन कोण का मान कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। हर जगह आपतन कोण का मान अलग अलग है, तो देख रहे हो कि हर जगह अपवर्तन कोण का मान भी क्या है बेटा, अलग अलग है। लेकिन दोनों में खास बातें है ना, इन सबके साथ खास बात बेटा ये है कि अगर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सबके साथ यहाँ पे साइन रहेगा, I1 बटे R1 ना, यानी कि यहाँ पे साइन R1, I1 बटे साइन R1, यहाँ भी साइन I2 बटे साइन R2, साइन I3 बटे साइन R3, साइन I4 बटे साइन R4, साइन I5 बटे साइन R5। यहाँ पे आप साइन लगा लीजिएगा इन सबों में, ठीक है ना बच्चों। तो इन सब का अनुपात ना, इन सब का जो अनुपात देखो, इस वाले का भी, इस वाले का भी, इस वाले का भी, इस वाले का भी, आप किसी भी एंगल पे गिराओगे अगर उनकी ज्या का अनुपात लिया जाए तो हमेशा बराबर आता है। स्नेल साहब ने प्रैक्टिकल किया था। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला मतलब कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, सुनिए जरा मेरी बात को, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। बेटा देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने एक माध्यम, मतलब दो माध्यम लिए हैं, फर्स्ट माध्यम में सेकंड माध्यम, और एक तल बांट रहा है उनको माध्यमों को, ठीक है ना। और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, मतलब कि इंसिडेंस एंगल कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला एंगल भी अलग अलग आ रहा है। लेकिन खास बात क्या है, इनका साइन, इनके साथ साइन लगा दो, इनके साथ साइन लगा दो, इनके साथ लगाओ, मतलब कि इनके साथ साइन लगाओ, इनके साथ लगाओ, इनके साथ लगाओ, इनके साथ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। इन सब का अनुपात एक कांस्टेंट आता है, बदलता ही नहीं है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। हमको लगता है कि आपको भरपूर तरीके से मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने आपको बेटा क्या पढ़ाया, हमने आपको पढ़ाया अपवर्तन के दो नियम। हमने आपको क्या पढ़ाया बेटा, अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या हमारा है, आप देख सकते हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जबकि प्रकाश का रंग एक ही हो। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक को एक ही मान देगा। तो हम चलते हैं बेटा, आप समझ गए इस बात को, अपनी कॉपी पे आप नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले करके, और मैं इसको छोटा थोड़ा करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, ये ठीक है ना। अब हो जाएगा आराम से आपका। तो अब चलते हैं बेटा थर्ड पेज पे, देखते हैं थर्ड पेज क्या कहता है आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो जरा
थर्ड पेज में मैंने केवल बात करी है माध्यम के बारे में। आप देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे लिखा है माध्यम, माध्यम लिखा है मैंने, और हमने पहले डाला है सघन माध्यम, हेडिंग बनाई है, फिर बनाई है विरल माध्यम। अच्छा, ये माध्यम सघन विरल क्या होता है? वही ना मैंने कहा, जहाँ पे माध्यम के कण काफ़ी पास पास होंगे, काफ़ी पास पास होंगे, ये सघन कहलाएगा। और जहाँ पे माध्यम के कण इसके सापेक्ष, इस वाले के सापेक्ष दूर दूर होंगे ना, यह क्या कहलाएगा? इसकी अपेक्षा विरल कहलाएगा। सघन में ऑटोमेटिक प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो देखो मैंने लिखा है ना कि माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम कहलाता है, बहुत टफ परिभाषा। और विरल क्या होता है? माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है, सघन की अपेक्षा तेज होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं, बहुत टफ परिभाषा हमारा। ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या होती है? सघन होती है। और ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश की चाल तेज होती है वह क्या कहलाती है बेटा? विरल माध्यम कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो जरा, कौन माध्यम सघन है, कौन विरल है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास जानते हो क्या आया? सघनता व विरलता की माप करने के लिए हमने कुछ अजीब तरह से मतलब एक अंक बनाया जिसका नाम पड़ा अपवर्तनांक। यानी कि अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होगी? हम बोलेंगे देखो जरा, अपवर्तनांक एक ऐसा अंक है, अपवर्तनांक एक ऐसा अंक है जो बताता है कि कौन सा माध्यम कितना सघन है व कौन सा माध्यम कितना विरल है। अरे वाह, बहुत टफ परिभाषा अपवर्त। अब देखो हमने क्या बोला यार, सघन माध्यम विरल माध्यम कैसे पहचानेंगे? तो हमने क्या बोला कि एक अंक को ले आते हैं, एक अंक हमको बताएगा, यानी कि अपवर्तनांक। उस अंक का नाम क्या पड़ गया? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बेटा एक ऐसा अंक है जो बताता है कि कौन सा माध्यम कितना सघन है व कौन सा कितना विरल है। ठीक है ना। अपवर्तनांक की परिभाषा पर हमने नॉर्मल बनाई। क्या बनाया हमने? आप देख सकते हो, म्यू बराबर सी अपान वी। अपवर्तनांक को दिखाते हैं बेटा म्यू अथवा यन से। म्यू इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला जो साइन देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो जरा, अच्छी बात क्या, यन से भी दिखाते हैं, इसको यन से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब अपवर्तनांक का फार्मूला बन गया म्यू बराबर सी बाई वी बन गया, जहाँ पे सी क्या है बच्चों? सी है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सबको याद, कांस्टेंट चीज़ है, 3.0 मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं नहीं आपको याद तुम लिखता हूँ 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है ना। और यहाँ पे v क्या है बेटा? v है माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे मान लीजिए आपके पास माध्यम में कोई आयल रहा हो, कोई वाटर रहा हो, ठीक है ना, तो इसे बोलते, म्यू को बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक का बच्चों आप हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे कि म्यू बराबर क्या होता है? सी बाई वी, जहाँ पे सी तो कांस्टेंट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि उसका मान तो बदलेगा नहीं कभी, क्योंकि वो 3.0 मल्टीप्लाई 10 हमेशा होता है। और वी का मान तो बदल सकता है, तो माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा। माध्यम अगर घना होगा तो प्रकाश चाल कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है सी बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और वी बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम के अपवर्तनांक का फार्मूला आपको याद जाएगा ना बच्चों? म्यू बराबर क्या होता है? सी अपान वी। सी कांस्टेंट है, वी क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग है। देखो जरा, अब देखो हमने क्या बोला, अगर v कम है, देखो जरा यहाँ पे अब मजा आने वाला है। अगर v यहाँ पे कम है, देखो v अगर कम है, एरो नीचे आया हुआ है ना, यानी कि v कम है तो म्यू का मान ज्यादा है। अगर भाई छोटी संख्या से अगर भाग दोगे तो म्यू तो बड़ा आना है। अगर इस टी वाले में छोटी संख्या से भाग दोगे ना तो म्यू का मान बड़ा आना है। अच्छा, v का मान कम क्यों हुआ होगा? क्योंकि बेटा अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया होगा, भी तो बता रहा है। देखो v का मान कम करेंगे तो म्यू का मान बढ़ जाएगा। अरे भाई, अब इसमें छोटी संख्या से भाग दोगे तो म्यू का मान बढ़ा ही आएगा ना। और अगर यहाँ पे मान लो v का मान ज़्यादा है, v का मान बड़ा है, तो म्यू का मान छोटा आएगा। जैसे मान लो आप 100 में भाग दे रहे हो बेटा 4 से, तो कितना आएगा आपका? 25 आएगा। ठीक है ना। अगर लेकिन 100 में बेटा भाग दो 10 से, तब कितना आएगा? ये 10 आएगा। छोटी संख्या से भाग दो तो बड़ी संख्या आ गई, वही म्यू का मान बड़ा आ गया। और बड़ी संख्या से भाग दिया तो बेटा छोटी संख्या आ गई, यानी कि म्यू का मान कम आ गया। यानी कि बेटा v का मान ज़्यादा होगा तो म्यू का मान कम होगा, और v का मान कम होगा तो म्यू का मान ज़्यादा होगा। यानी कि म्यू क्या बताता है कि अगर बेटा हम ज़्यादा है ना तो माध्यम सघन होगा। सघन मतलब कि उसके
कण पास पास होंगे और प्रकाश को चलने में कठिनाई होगी। ये बात तो आपको क्लियर हो गई बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने लिखा है ना अपवर्तनांक एक ऐसा अंक है जो बताता है कि कौन सा माध्यम कितना सघन और कौन सा माध्यम कितना विरल है। ये बात आपके दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी। अब देखो बेटा इसी में किताब वाले बनाते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बनाते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप देखो जरा आपके सामने लिखा हुआ है ना यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट। अगर इसको मैं बोलूँ, एक मिनट बच्चों, इसको पर थोड़ा इरेज करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा ये क्या होता है बेटा, ये लिखा है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश के वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अच्छा निरपेक्ष जो ऊपर देखे हो ना म्यू बराबर, एक मिनट, ये होता है बच्चों म्यू बराबर c/v, जो ऊपर देख के आ रहे हो, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं बेटा माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। आपको याद रहना चाहिए निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए मतलब कि अगर दो माध्यम है तो एक माध्यम का यहाँ पे एयर होना जरूरी है, दूसरा कुछ भी हो। पहले माध्यम का एयर या फिर वैक्यूम यानी निर्वात होना जरूरी है बेटा, दूसरा वाला कुछ भी हो। ये नहीं कि पानी से तेल में ले आओ तो निरपेक्ष नहीं बना पाएगा। निरपेक्ष कौन बनाएगा? एक एयर हो और एक कुछ भी हो। अगर एयर से कहीं और जा रहा है तो वही क्या बनाते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। वास्तव में जो फार्मूला लिखा गया ना यह निरपेक्ष अपवर्तनांक का ही फार्मूला है। अथवा लिखा है निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो जरा, इसे बोलते हैं निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि आपको ये हवाली परिभाषा थोड़ी बढ़िया लग रही है, ठीक है ना। निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो बेटा आप मैं इसको पेज को छोटा सा करता हूँ, आप इस बात को स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो फटाक से। रुकिए मैं आपको देता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए पेज, यहाँ पे लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से चलो आगे। अब मैं चलता हूँ थोड़ा बेटा अगले वाले पेज पर। अब देखो अगला पेज क्या कहता है हमारा, पेज नंबर 4। अब थोड़ा सवाल लगा लेते बढ़िया बढ़िया, है ना। लिखा है क्या है? ये लिखा है इन्होंने बेटा, लिखा है इन्होंने है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 देख रहे हो ना सवाल में, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? चलो बहुत बढ़िया सवाल बेटा आपके लिए। अच्छा देखो जरा, कांच क्या है? यहाँ पे एक माध्यम, मैंने यहाँ पे लिखा है ना कांच क्या एक माध्यम है। और अब हमने पढ़ा है म्यू बराबर c/v। हमने क्या पढ़ा है? म्यू बराबर c/v, यानी कि हम इन्हीं से इनकी तुलना करने वाले हैं, ठीक है ना। वायु वाले माध्यम से इनकी तुलना करने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, म्यू का मान लिखा है 1.5, चलो अच्छी बात है। c का मान तो जो भी होगा, v का मान जो भी होगा, चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं पता अभी। तो देखो जरा, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया v। देखो मैंने क्या बोला बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हवाला जो 1.5 मल्टीप्लाई बाई v बराबर हो जाएगा c, हो जाएगा ना। तो या फिर कह सकते हो सर v बराबर c/1.5, यानी कि बेटा v क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग है, c क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग है। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से 1.5 गुना कम होती है। अगर इसका मतलब कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं बेटा? हम इसको सूत्र की सहायता से बोल सकते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से 1.5 गुना कम है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कांच का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से 1.5 गुना ज़्यादा है। अब यार मैंने ये तो समझ में आपको आया फिर से एक बार कि कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से 1.5 गुना कम है। अरे भाई 1.5 गुना, देखो अगर c मतलब कि v का मान कितना आएगा? v का मान यहाँ पे अगर भाग दोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 1.5 अगर सॉल्व कर लिया जाए बच्चों तो हो जाएगा, देखो 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 8 होल का अपान ए 1.5 भाग दोगे ना तो ये हो जाएगा 2, है ना। तो देखो माध्यम में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ आया कि नहीं आया? यानी कि 1.5 गुना कम आ गया। कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ यानी 1.5 गुना कम होगा। बहुत अच्छी बात। चलिए अच्छा यहाँ देखो जरा, हमने आगे यहाँ पे लिखा है कांच का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से, यहाँ देख सकते हो ना, कांच का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से 1.5 गुना ज्यादा है। अरे वाह, सघन है, यानी कि 1.5 गुना सघन कह सकते हो। कांच का माध्यम जो है ना वायु के माध्यम से 1.5 गुना सघन है। अच्छा वायु का यार अपवर्तनांक क्या होता है? अभी आपको जाना जरूरी, ये बात को याद करिएगा आप।
सॉरी, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है। देखो हमने क्या पढ़ा अपवर्तनांक का फार्मूला बेटा, देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हमने पढ़ा है ए, मैं लिखता हूँ, ये आपने पढ़ा है म्यू बराबर सी बाई वी। चलो अच्छा, हमको क्या चाहिए, वायु का अपवर्तनांक। यहाँ पे माध्यम भी क्या है, वायु ही है। तो मतलब कि देखो यहाँ पे आप जानते हो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होगा, और यहाँ भी वायु चूंकि है, माध्यम वायु खुद बन गया, तो इसका भी 3 × 10⁸ आएगा, यानी कि म्यू का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो हमारी बात को आप समझ सकते हो कि वायु का अपवर्तनांक क्या होता है। देखो जरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। और आपको मैं एक बढ़िया फैक्ट बताऊं बेटा, तो यह सबसे कम अपवर्तनांक है, यानी कि वायु या निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। या फिर यूं कह सकते हो कि बेटा वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, म्यू का मान सबसे कम, यानी कि यार सबसे मतलब कि सबसे अधिक विरल यही माध्यम ही है। म्यू का मान आप समझ सकते हो, अगर म्यू का मान ज़्यादा होता है ना, अगर म्यू का मान ज़्यादा होता है तो सघन कहलाता है, और अगर म्यू का मान कम होता है तो विरल कहलाता है। तो म्यू का मान सबसे कम वायु के लिए होता है, अतः सबसे विरल माध्यम कहलाएगा। आर यू ओके, हमारी बात आप समझ पा रहे हो, हमको लग रहा है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं ना जी। अब देखो जरा, अब मैं यहाँ थोड़ा इरेज करता हूँ सबको, आप समझिएगा हमारी बात को। अब कहीं भी दिक्कत हो तो आप मतलब कि हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, समझ में आ रहा तभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना बेटा। अब मैंने यहाँ पे डाटा लिखा, अभी नोट करिएगा। म्यू का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, म्यू का मान हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। एयर को छोड़ करके, एयर के लिए 1 के बराबर भी, मतलब एयर के लिए नहीं होता है, वास्तव में निर्वात के लिए होता है। और एयर के लिए म्यू का मान 1.000 लगभग 1 होता है, तो लगभग उसे 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो निर्वात या वायु के लिए म्यू का मान 1 होता है, यानी कि निर्वात या वायु में सबसे अधिक प्रकाश मतलब तेज चलता है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, म्यू का मान 1 से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। म्यू का मान 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। लो अच्छा, ये बात क्या हो गई, 1 से कम कभी नहीं आएगा। अच्छा देख सकते हो ना, म्यू बराबर होता है बेटा सी बाई वी। चलो समझो इस बात को, म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई वी होता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो जरा, ये आएगा 3 × 10⁸ आएगा। अच्छा बताओ जरा कि किसी बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या से भाग दो, इसका मान 1 से कम आएगा कि ज़्यादा, इसका मान 1 से ज़्यादा हमेशा आएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हो ये लगता है हाँ 4/3 1 से ज़्यादा हमेशा आएगा। तो और छोटी संख्या में मान लो आप बड़ी संख्या से भाग दो तो इसका मान 1 से हमेशा कम आएगा, है ना। तो आप देख सकते हो बेटा एक बात कि कोई भी माध्यम हो, चूँकि म्यू का मान अपवर्तनांक का मान मतलब कि वायु के लिए सबसे कम होता है, तो यहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। और जो v है किसी माध्यम का वेग है, यहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे कम मतलब कि इनसे कम ही होगा, इन वाले से क्या होगा, कम ही तो होगा। तो बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या से भाग दोगे तो इसका मान हमेशा 1 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, म्यू का मान 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इससे बेटा अधिक ना कहीं वेग नहीं होता है, और सबसे बड़ा है अंक में, और जो भी नीचे आएगा छोटा ही आएगा। और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान 1 से अधिक आएगा। तो हमको लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। हम चलते हैं बेटा अगले पेज पर। अगला पेज हमारा क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। तो 1 मिनट, इनको थोड़ा सही से करते हैं पेज को। तो आप देख सकते हो आपके सामने मैंने लिखा है प्रकाश का झुकना, ठीक है ना। प्रकाश झुकता कैसे, यानी कि प्रकाश बैंड कैसे करता है। और अगर मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा जूम करूँ ना तो और आपको और समझ में आने वाला है कुछ ऐसा। अरे वाह, अब देखो जरा प्रकाश का झुकना। देखो जरा, हमने पहले लिया है 4 केस उठाया मैंने, 1 केस ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, चारों मजेदार केस हैं। ये अगर आप समझ गए ना तो आपको बड़ी मजा आने वाला है, ठीक है। देखो जरा मैंने लिया है बेटा एक माध्यम है यहाँ पे पहले वाले के लिए विरल जानते हो ना, यहाँ पे मतलब कि कण काफी दूर दूर होंगे तो यहाँ प्रकाश तेज चलेगा। एक लिया है सघन यानी कि कण पास पास होंगे तो यहाँ पे प्रकाश धीरे चलेगा। तो मैंने क्या लिखा, μ2 बड़ा है μ1 से, देख सकते हो ना, सघन मतलब बड़ा होता है विरल वाले से, कोई बात नहीं। अब देखो जरा क्या हुआ यहाँ पे, जब प्रकाश, आप इस बात को नोट करिएगा, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम में से सघन माध्यम में आती है, तो देखो जरा बेटा मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि ऐसे यार ऐसे इसको आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, है ना।
समझिएगा हमारी बात को। देखो विरल माध्यम सघन माध्यम में आ रही है तो हम सोचे कुछ ऐसा आएगी, ये कुछ ऐसा आएगी, लेकिन यार कुछ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ झुक गई ना। ये देख रहे हो नॉर्मल की ओर झुक, अभिलंब हमारा देखो यन लिखा है ना यहाँ पे, अभिलंब की ओर प्रकाश झुक गई। तो आप एक बात लिखिएगा बेटा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप लिखिएगा कॉपी पेस्ट फिगर के नीचे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर झुकने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको बनाएंगे डाट 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 करके, तो अभिलंब की ओर जब झुकेगी यानी कि इससे थोड़ा इधर आएगी प्रकाश, ठीक है ना। अब देखो दूसरा वाला, अब चूंकि आप जानते हो कि प्रकाश उत्क्रमणीयता को फॉलो करती है, ठीक है ना, यानी कि अपने पुराने वाले मार्ग को फॉलो करती है। अच्छा मान लो यहीं से मैं कह दूं सघन से अगर विरल जाएगी, देखो सघन से विरल, उत्क्रमणीयता माने क्या होता है कि प्रकाश मान लो इससे गया है ना, तो वापस बेटा अगर घुमाओगे तो ऐसे आने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे आने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, अच्छा इस बात को मैं तो काफ़ी नहीं को कर, लेकिन यही भी देख लो, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या देखो, मान लो यहाँ से किरण जाएगी तो बेटा इनको फॉलो करेगी, ठीक है ना। देखो जरा ऐसे जाएगी तो ये ऐसे निकलेगी, देखो जरा ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी तो ऐसे निकलेगी। वास्तव में हम क्या सोच रहे थे यार, ये तो ऐसे 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 इनको निकलना चाहिए था, लेकिन अब देखो अभिलंब की ओर ना झुक करके ना, देखो जरा अभिलंब की ओर अब की नहीं आई, इधर जो इधर भाग गई, ऐसे चली जाएगी, ये कुछ ऐसा, मान उल्टा मैं कराऊं तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब बेटा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो बेटा अभिलंब से दूर भागती है। यही बात मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। देखो क्या लिखा है, मैंने क्या बोला कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, अब की बार बेटा μ1 का मान ज़्यादा है, μ2 का मान कम है, और प्रकाश सघन माध्यम से आ रही विरल माध्यम में, तो इस दशा में क्या हो रहा है, देखो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि यार ये ऐसे कुछ आएगी, ये ऐसे कुछ सीधे निकल जाएगी, लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि ये नॉर्मल तो अब की बार ये वाला पड़ गया, लेकिन अब की नॉर्मल से दूर भाग गई, ठीक है ना। तो नियम को आप याद रखेंगे कि जब भी प्रकाश कभी विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है तो नॉर्मल से बेटा नॉर्मल की ओर जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की ओर आने के लिए आप पहले क्या करेंगे, प्रकाश को सीधा खींच लेंगे डाट 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 करके, उसके बाद नॉर्मल देखो इधर वाला है, अगर इधर आएगा तो नॉर्मल की ओर आएगा, और इधर आएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। आप इस बात को बना लेना, ठीक है ना। अब देखो जरा हम चलते हैं थोड़ा अगले वाले फिगर पे, काफी मजेदार फिगर है, लग रहा है तो मजा आने वाला है यहाँ पे भी। अब देखो थोड़ा मैं पहले इनको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, ये हटाते हैं इनको। चलो देखो जरा क्या मैं बोल रहा, अब की बार क्या कर रहा है, नो बेंडिंग का केस है, यानी कि जब प्रकाश ना, देखो जरा जब प्रकाश यार सीधी गिरा दोगे ना, ऐसे कुछ सीधा देखो लेके आ रहे हो ना, सीधा गिरा रहे हो तुम, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं बेंड कर रहा है। अब जानते हो ऐसा क्या हो रहा है, आप एक बात जान लो, जब तल पे आप प्रकाश को लंबवत गिराओगे, देखो मैंने इसीलिए आपको, अगर पहला वाला आपको पेज लर्न होगा तो हमने लिखवाया था एक वर्ड तिरछा, मैंने क्या लिखवाया था, तिरछा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तिरछा नहीं गिर रहा है तो सीधे क्या हो रहा है, भाग के नीचे आ जा रहा है ना। यहाँ पे बिल्कुल लाइट बेंड ही नहीं करती बेटा। तो अगर तल पे लंबवत कोई प्रकाश गिराओगे ना तो यहाँ पे बेंड नहीं करे। देखो जरा, ये अगर हमारा आपतित किरण है तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, आपतन बिंदु बनेगा, और आपतन बिंदु पर लंब भी बन जाएगा, ये लंबव बन जाएगा। तो बेटा वही आपतित किरण भी वही अभिलंब भी है, तो इनके बीच का एंगल आई का मान 0 और आर का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जब बेटा आपतन कोण आई का मान 0 हो जाएगा ना, तब भी प्रकाश सीधी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चौथा केस क्या है, ये भी नो बेंडिंग वाला केस है, यानी कि मान लो बेटा माध्यम चेंज ही नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, μ1 बराबर μ2, यानी कि यहाँ मान लो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू होते हैं, यहाँ भी म्यू ही है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, तब भी प्रकाश सीधे निकल जा रही है। यानी कि मान लो एयर से एयर में आ रहा हो, या फिर वाटर से वाटर में जा रहा हो, या फिर ऑयल से ऑयल में जा रहा हो, तो दैट टाइम लाइट बेंड नहीं करती है, ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या बोला, आपको 4 नियम दिखाया, 2 मतलब कि नॉट बेंडिंग वाला केस है। एक नॉट बेंडिंग क्या बोलता है कि जब आई का मान 0 तब भी प्रकाश सीधे निकल जाएगी, और एक क्या नॉट बेंडिंग बोलता है, एक नॉट बेंडिंग बोलता है कि जब बेटा अपवर्तनांक दोनों माध्यमों का सेम होगा तब भी लाइट सीधी निकल जाएगी। और आप इन सबों को देख ही रहे हो, अगर विरल से सघन में आ रही है तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन से विरल में आ रही है तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर भाग जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो अब हम चलते हैं अगले वाले पेज पर। देखो जरा अगला पेज क्या कहता है, मैं थोड़ा इनको एडजस्ट करता हूँ पेज को पहले। अब आप देखने को पा रहे हो, यहाँ पे क्या देखने को पा रहे हो, कुछ मजेदार टॉपिक देखने को आप पा रहे हो, हमको लग रहा है ऐसा।
देखो इनको हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला, देख रहे हो ना, दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला। काफी मजेदार चीज है यार, तो लग रहा है हमको भी है, तुमको भी लग रहा होगा, है ना। चलो देखो जरा क्या है। ए मैंने लिया है आपके सामने, मैं फार्मूला प्रूफ करना चाहता हूँ। अब देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने लिया है एक माध्यम है जो कि विरल है, देख रहे हो आप, और ये ऐसा माध्यम जो कि सघन है। और अब बेटा जान सकते हो कि अगर विरल से किरण सघन में आएगी तो वास्तव में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ऐसे आएगी, लेकिन नियम हमने पढ़ लिया है कि नॉर्मल की ओर झुक जाती है, यानी कि इधर आ गई कुछ, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या कमाल की बात है, यहाँ पे मैंने बोला ये दो माध्यम, और यहाँ पे देख सकते हो ए आपतन बिंदु है ये, और यहाँ पे खींचा गया इसका अभिलंब है। यहाँ पे मैंने एन नहीं लिखा, मैं यहाँ पे एन लिखता हूँ। ये हमारा क्या है बेटा, नॉर्मल है, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या लिया है, पहले वाले माध्यम में प्रकाशीय चाल v1 है और अपवर्तनांक μ1 है, और दूसरे वाले माध्यम में प्रकाशीय चाल v2 है, अपवर्तनांक μ2 है। यानी कि बेटा अपवर्तनांक बदल गया तो चाल बदल गई, समझिए बात ना। यहाँ पे चाल v1 है और यहाँ पे v2 है, अपवर्तनांक μ1 और μ2 है, ठीक है ना। अच्छा खाली मैं बात करता हूँ इस वाले माध्यम की। मैंने पूछा इस वाले माध्यम का बता बेटा अपवर्तनांक क्या होगा, तो आपने पढ़ा है बेटा, आपने पढ़ा है म्यू बराबर होता है सी बटा वी। तो यहाँ भी देखो देखा, यहाँ पे ए म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। हालांकि मुझे यहाँ पहले से पता है कि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1, तो यहाँ पे म्यू1 लिख दिया, ठीक है ना। सी तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। यहाँ पे चाल v1 है, चलो समीकरण नंबर 1 बनाया हमने ऐसे, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो मैंने म्यू2 को लिया यहाँ से, इस वाले से मैंने म्यू2, यानी इस वाले माध्यम का हमको अपवर्तनांक चाहिए ना, इस वाले माध्यम अपवर्तनांक यहाँ भी। अब देखो जरा म्यू बराबर सी वाई पढ़े ही हो, यहाँ पे म्यू का मान माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 है, म्यू2 रख लिया। सी तो कांस्टेंट बदलेगा नहीं, और यहाँ पे प्रकाश चाल v2 है भी ले लिया हमने। अरे वाह, और हमने क्रिएट किया दो समीकरण, काफी मजेदार समीकरण हमारे पास है नहीं। ये वाला हमारा पहला समीकरण है और ये वाला हमारा दूसरा समीकरण है। मैंने कहा यार कुछ बढ़िया करते हैं। कुछ बढ़िया करने का मतलब क्या है कि मैंने कहा समीकरण 2/1 से कुछ काम करते हैं, तो मैंने समीकरण 2/1 से काम कर लिया। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने समीकरण 2/1 से, तो आप देख सकते हो। थोड़ा मैं इनको इरेज करता पहले ए। अब देखो जरा, यहाँ पे अगर 2/1 से भाग दे तो म्यू2 अपान म्यू1 बराबर क्या, सी अपान v2 अपान सी अपान v1, सी से कैंसिल। अब देखो क्या आ जाएगा, म्यू2 अपान म्यू1 बराबर क्या आ गया, v1 बाई v2। आप समझ सकते हो, हमने भाग दिया है म्यू2 बटे म्यू1 बराबर, ये क्या ला दिया हमने, v1 बटे v2 ला दिया। अरे वाह सर, मजा तो आ गया हमको भी। अब देख सकते हो ना यहाँ पे। अच्छा आप देखो जरा, ये फार्मूला आप लर्न करे रहिएगा, यहाँ पे हमको सवाल लगाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ध्यान दें, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ध्यान दें, तो ध्यान आप दीजिएगा। म्यू2 अपान म्यू1 को एक किताब का लैंग्वेज है, 1 म्यू2 बोलते हैं, ध्यान देना मेरी बात का। 1 म्यू2 अगर कहीं पे आ जाता है, मान लो कहीं लिखा है 1 म्यू2, इसका मतलब क्या होता है, तो बोलना भैया म्यू2 बटे क्या होता है, म्यू1 होता है, ठीक है ना। आप बोलोगे ना, ये बुक की लैंग्वेज है जो कि हर जगह लिखी जाती है, तो आपको भी ये लिखना पड़ेगा। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष, इसको बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए यहाँ समझते हैं इनको। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस फोटो को देखो क्या बोलोगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आप देखो जरा, 1 म्यू2 को हमने क्या लिख दिया, म्यू2 अपान म्यू1, और बेटा म्यू2 अपान म्यू1 किसके बराबर होता है, v1 बाई v2 के, तो यहाँ पे v1 बाई v2 लिख दिया। अरे वाह, मजा आ गया, आपको भी आ गया ना। तो ये समीकरण फार्मूला हमारा तैयार हो गया ना। मैंने क्या लिखा, 1 म्यू2 बराबर म्यू2 अपान म्यू1 बराबर v1 अपान v2। अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, जी म्यू डब्ल्यू, यानी कि जी ग्लास है, कांच है, और डब्ल्यू वाटर यानी कि जल है। यहाँ से देखो प्रकाश क्या हो रहा है, मैंने यहाँ इसका मतलब क्या, जी म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। समझिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसका फार्मूला देखो, 1 म्यू2 बराबर म्यू2 अपान म्यू1। उसी प्रकार बेटा जी म्यू डब्ल्यू बराबर म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी। अच्छा देख सकते हो ना, अगर 1 म्यू2 लिखा है तो प्रकाश बेटा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो अगर यहाँ पे जी म्यू डब्ल्यू लिखा है तो प्रकाश बेटा ग्लास से वाटर में आ रही है, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको चाहिए था, तो जी म्यू डब्ल्यू बराबर म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी बराबर, देखो जरा यहाँ पे v1 है, जहाँ म्यू2 के सामने v1 है, यानी कि बेटा उल्टा चल रहा है कुछ।
उसी प्रकार यहाँ भी क्या हो, देखो μ1 वाला v1 यहाँ भाग आया, मतलब μ1 वाला v1 यहाँ भाग आया। उसी प्रकार बेटा यहाँ पे vg यानी कि बेटा प्रकाश का वेग ग्लास में अपान प्रकाश का वेग वाटर में। ये देखो जरा, ये तो चलता है सीधा सीधा यानी कि v1/v2, ये लेकिन उल्टा होता है नहीं जी। और यहाँ पे देखो एक बात मैंने और लिखी है, यहाँ पे ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी अभी, है ना, ए वाली बात है, लैम्डा सॉरी लैम्डा जी अपन लैम्डा डब्लू कहाँ से आया। तो एक बात जान लो बेटा, v बराबर होता है एफ लैम्डा। v बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि बेटा प्रकाश तरंगों के रूप में ऐसे चलता है। ये आपके सिलेबस में चूंकि है ना, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, कोई प्रकाश का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। और एक बात देखो जरा, एफ क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति क्या होती है कि बेटा 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा ले रही है, ठीक है ना, उसे आवृत्ति बोलते हैं कि एक चक्कर में कितने तरंग दैर्ध्य उसके पूरे हो जा रहे हैं, आवृत्ति उसे बोलते हैं। और वी क्या है बेटा, यहाँ पे प्रकाश का वेग है, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो ये जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है ना, इसका मान यार माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। लैम्डा का मान मतलब कि तरंग दैर्ध्य छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अगर मान लो माध्यम सघन हो गया तो तरंग दैर्ध्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दब जाएगा, नहीं छोटा हो जाएगा। लेकिन माध्यम अगर बिरला हो जाएगा तो, जैसे मान लो आप भीड़ में हो यार, भीड़ में हो तो दब नहीं जाओगे। उसी प्रकार आप अगर खाली स्थान पे हो तो फरजंग चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बेटा छोटा बड़ा होता रहता था। यहाँ पे क्या लिखा है, और वेग भी चूंकि मान लो सघन माध्यम है तो वेग का मान कम होगा, और विरल माध्यम है तो वेग का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही बदलता रहता है। तो माध्यम पर क्या डिपेंड करते हैं बेटा, एफ और लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य, सॉरी माध्यम पर डिपेंड करते हैं वी और लैम्डा, यानी कि प्रकाश की चाल और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। और बेटा चूंकि फ्रीक्वेंसी जो एफ है ना, वह स्रोत पर निर्भर करते हैं कि बेटा वो स्रोत कैसा है, रेड कलर का है कि येलो कलर का है कि वायलेट कलर का है, तो उस पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती है, जान लो। अगर एक ही रंग का प्रकाश है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, अपने माइंड में डिपेंड मतलब रख लो ये। तो आप समझ सकते हो, मान लो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है, समझ लो कि 1 सेकंड में मान लो लाइट 50 चक्कर ऐसे लगा रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है ना। ये विरल माध्यम का है। तो सघन माध्यम में भी प्रकाश 50 चक्कर लगाएगा, ऐसी बात नहीं है, समझिएगा हमारी बात को। अगर विरल माध्यम में प्रकाश 50 चक्कर लगा रहा है ना, तो सघन में भी इनसे चूंकि इनसे छोटा छोटा बना के 50 चक्कर लगा लेगा, ठीक है ना, उतने समय में। लेकिन फ्रीक्वेंसी कम अधिक ज़्यादा नहीं होनी है, कम ज़्यादा होना है तो लैम्डा और वी का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है देखिए जरा, और हमने बोला फार्मूला ना v बराबर एफ लैम्डा। तो बेटा v1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो जरा, v1 बराबर आ जाएगा एफ लैम्डा 1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लैम्डा 1 तो होगा करेगा। और v2 बराबर क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा 2, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा 1/λ2 भी आ गया। तो ये बहुत बेहतरीन फार्मूला मैंने आपके लिए नोट कर दिया यहाँ पे कि 1 μ2 बराबर μ2 बटे μ1 बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1/λ2। आपको याद करना होगा तो ये वाला उल्टा होता है, बाकी दोनों सीधे चलते हैं माध्यम के हिसाब से। ये वाला पेज भी आपको समझ में बढ़िया से आ गया बेटा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपना काम कर लोगे, ठीक है ना। ए आपका हो गया छोटा, आप इसका स्टार्ट ले सकते हो। हम चलते हैं बेटा अगले वाले पेज पर, ठीक है ना। अब देखो अगला वाला पेज कहता है, पेज नंबर 7 टॉप न्यूमेरिकल का है पेज है। आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया सवाल लगवाने वाला हूँ, तो आप देखो बेटा गौर से। मैंने लिखा है ना कि एक सवाल है जहाँ पे लिखा है म्यू वी डब्ल्यू, यानी कि बेटा वाटर में प्रकाश का वेग 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी जी यानी कि ग्लास यानी कांच में प्रकाश का वेग कितना लिखा है, 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख सकते हो ना किस में ज़्यादा है, तो कहोगे सर वाटर में ज़्यादा है। अच्छा वाटर में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वाटर जो है ना बेटा वो ग्लास के सापेक्ष क्या है, विरल है, तभी तो वहाँ पे वेग इनसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये बात तो समझ सकते हो। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड आउट म्यू डब्लू यानी कि वाटर का अपवर्तनांक, म्यू जी यानी कांच का अपवर्तनांक, और डब्लू म्यू जी। तो मैंने आपको पढ़ाया यार माध्यम का अपवर्तनांक, देखो म्यू डब्लू बराबर क्या होता है बेटा, मतलब कि निर्वात आवाज में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो हमको पता है 3 × 10⁸ होता है, और दिया गया है, इसको सॉल्व करा 4/3 आ गया, बड़े आराम से आ गया, ठीक है ना। अब देखो म्यू जी पूछ रहा है यार, फिर वही माध्यम का अपवर्तनांक ही तो है, फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, प्रकाश का वेग बेटा निर्वात वायु में बटे प्रकाश का वेग माध्यम में। तो प्रकाश ये तो कांस्टेंट चीज है ये वाला, और नहीं तो दिया गया है, तो 1.5 सॉल्व करने पर आ गया, ठीक है ना। और अगला क्या पूछा है, म्यू डब्लू जी। तो अभी तो हम तो पढ़ के आ रहे हैं कि 1 μ2 बराबर क्या होता है, μ2 बटे
μ1 होता है। उसी प्रकार डब्लू म्यू जी क्या हो जाएगा, म्यू जी बटे म्यू डब्लू। म्यू जी का मान निकाल के रखे हैं और म्यू डब्लू का मान निकाल के रखे हैं, पुट कर दिया, कितना आ गया 9/8 हमारा ये क्या है आंसर आ गया। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान देने योग्य बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं। क्या ध्यान देना है, अब तुम सोच रहे होगे सर क्या ध्यान दिलवाएंगे हमको, तो देख सकते हो यार बहुत अच्छी बात उन्हें लिखी है आपके सामने। लिखा है स्नेल के नियम से यह देख, यहाँ पे एक मिनट, स्नेल के नियम से यह देखा गया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, स्नेल के नियम को जब ऑब्जर्व किया गया तो क्या पाया गया बेटा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए कि जो साइन I1 और बटे R1 है ना वो μ2 बटे μ1 के बराबर हमेशा आ रहा है। ठीक है ना। साइन I1 मतलब कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है ना वो μ2/μ1 के बराबर यार हमेशा आ रहा है, तो उसको भी रख लिया गया अपने पास। तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, ऐसे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसको मैंने क्या लिख दिया, μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R लगा दिया ना यहाँ पे। अभी आप याद रखिएगा कि इस वाले में कभी स्नेल का नियम लगाना हो ना तो क्या बोलोगे, μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, एक पक्ष का एक, मतलब एक माध्यम का एक और दूसरे माध्यम का दूसरी ओर, μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। अरे वाह मजा तो आ गया। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ यहीं पे, रुकिए प्लेन को इरेज करते हैं और ये सवाल आपके लिए बहुत ही बढ़िया किफ़ायती मतलब होगा। आप देखिए जरा क्या लिखा है मैंने, इन फिगर 1 यानी जो फिगर आप देख रहे हो, फाइंड एंगल ऑफ R यानी कि बेटा ये R का मान निकालना है। ठीक है ना। एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये विचलन कोण निकालना है। अरे वाह आपके सामने एक नया चीज़ आ गया, विचलन कोण। समझिएगा हमारी बात को बेटा। अब यहाँ पे मैंने बोला ना आपको R निकालना है, आपको μ1 पता है, देखो μ1 का मान 1 है, एयर के लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है, और μ2 का मान बेटा कर्णिम 3 दे दिया गया। ठीक है ना। तो यार μ1 का मान पता है, μ2 का मान पता है, μ1 का मान पता है, μ2 का मान पता है, साइन I का मान पता हो गया हमको 60 डिग्री का है, और R नहीं पता है तो बेटा स्नेल के नियम से, सॉरी ये हमने क्या पढ़ा है इस वाले फार्मूले से कि μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। μ1 का मान 1 है और साइन I यानी कि साइन 60 डिग्री, यहाँ पे आप 60 डिग्री देख रहे हो। μ2 का मान कर्णिम 3, R का मान निकालना है। अब इनको सॉल्व कर लोगे ना, यानी कि बेटा ये आएगा साइन 60 का मान कितना होता है, कर्णिम 3/2 होता है, कर्णिम 3 ऐसे। साइन 60 का मान क्या होता है बेटा, कर्णी में 3/2 होता है बराबर एक कर्णी में 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन R हो जाएगा। कर्णिम 3 कट जाएगा और R का मान कितना आ जाएगा 30, यानी कि साइन 30 का मान ही कितना होता है 1/2 होता है। आपको यह बात समझ में आ गई ना, R का मान 30 आ गया, यानी जो R देख रहे हो ना ये आ गया आपका 30 डिग्री का। अभी पूछ रहे R का मान तो निकल गया, अभी पूछ रहे यार एंगल ऑफ डेविएशन बताओ क्या होगा। तो देखो प्रकाश वास्तव में आना चाह रही थी कुछ ऐसा, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे बेंड कर, कितना बेंड किया वही होता है विचलन कोण। देखो ये अगर देखो R का मान 30 आया ना बेटा, देखो अगर मैं बताऊं तो ये वाला और ये वाला दोनों मतलब फेस एंगल है, कुछ ये वाला और ये वाला, अगर ये 60 है तो यह भी कितना होगा 60 ही होगा, और 60 में इसने 30 एक आ गया तो बचा कितना 30 डिग्री, यानी कि बेटा 30 अंश प्रकाश झुक गया। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का विचलन कोण। आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इस बात को भी आप नोट कर लो, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट तैयार करता हूँ इनका, ये ऐसा कुछ बना दिया हमने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब हम चलते हैं बेटा अगले वाले पेज पर, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं अगला वाला पेज क्या कहता है। अगला वाला पेज कह रहा है ना मतलब कि क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और बेटा मैं बता दूं हम लोग बेटा लेसन के अंतिम भाग पे चल रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो जरा मजे की बात क्या है बेटा, अब की बार मैंने ऊपर लिया है विरल, नीचे लिया है सघन। देखो ऊपर मैंने विरल लिखा है ना, नीचे लिखा है सघन माध्यम, यानी कि यहाँ पे कण काफी पास है और यहाँ पे इसकी अपेक्षा काफी दूर है। ठीक है ना। अब की बार मैंने देखो किरण नीचे से गुजारी है, यहाँ भी नीचे से, यहाँ भी नीचे से, यहाँ भी नीचे से, यहाँ पे मैं तीर नहीं बनाया, मैं तीर बनाता हूँ यहाँ से, एक कुछ ऐसा। अब देखो जरा आप देख रहे हो ना सघन माध्यम से प्रकाश कहाँ जा रही है, विरल माध्यम। तो आपको पता होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। मैंने सोचा था ऐसे जाएगा, लेकिन देखो अभिलंब तो आपका इधर है, लेकिन बेटा हमारा नियम क्या कहता है उनसे दूर जाने की, इधर से प्रकाश मुड़ेगी, ऐसा कुछ मुड़ेगी, ऐसे जाएगी, है ना।
चलो मुड़ गया। अच्छा एक बात देखो, आपतन कोण अब की बार I1 है, ठीक है ना। हमने सोचा यार आपतन कोण को और बढ़ाया जाए, आपतन कोण को और बढ़ा दिया तो I2 मिल गया, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो I2 बड़ा है I1 से। तो अब की बार देखो अपवर्तन कोण पहले ये वाला था, अब की अपवर्तन कोण ये वाला हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया नहीं। और अब की देखो तीसरी बार मैंने, अगली बार मैंने क्या किया, मैंने बढ़ाता गया, यानी कि I का मान बढ़ाता गया। तो एक केस ऐसा मिला हमको ना कि यार ये देखो जरा, ये वाला केस यहाँ से लाइट कुछ ऐसा गुजर गया और यहाँ पे अपवर्तन कोण 90 डिग्री का बन गया। समझ सकते हमारी बात को ना। तो बेटा देखो इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के लिए आपको पता है ना, प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। ये बात आपको पता होना, तभी तो अविलंब से दूर भागेगा। तो देखो हमने क्या परिभाषा लिखी है, अगर मैं बताऊं आपको परिभाषा, तो देखो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जैसा कि बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यह कोण सघन माध्यम में तो बना है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, उसी आपतन कोण को, यहाँ पे रहेगा आपतन, उसी आपतन कोण को का नाम क्रांतिक कोण हो जाता है। अरे वाह, मजा तो आ गया आपको भी लगता है। मैंने क्या बोला, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, यानी कि यही वाला कोण, बट आपतन कोण ही है लेकिन क्रांतिक क्यों पड़ गया, क्योंकि इसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का है। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या, उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। चलिए बेटा थोड़ा आगे चलते हैं जरा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो आप देखो जरा, मैंने क्या बोला, देखो जरा, इसको मैं पहले करता हूं इरेज, नहीं बेटा, तो आप देखो जरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। यार मैं आपको बताता हूं ना, लिखा है यहाँ पे जी, यदि हम क्रांतिक कोण का मान और बढ़ाते जाएं, यानी कि इस कोण का मान अगर और बढ़ाते जाओ तो एक समय ऐसा आता है ना कि प्रकाश इस माध्यम में ना जाकर के अपने माध्यम में लौट आती है। एक कुछ ऐसा आपतन कोण, यानी कि आपतन मतलब कि क्रांतिक कोण के बाद अगर मैं आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाऊं तो बेटा अपवर्तन ना होकर के क्या हो जाता है, परावर्तन। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे नोट करो फटाक से बेटा। लेकिन आप ये बात जान लो, एग्जाम में हर बार पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपने पास दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या हमने यहाँ पे लिखी है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करना चाहिए। अरे भाई सघन से विरल जाएगी तब दूर जाएगी नॉर्मल से, और नॉर्मल से दूर जाते जाते एक केस ऐसा आएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो पहला केस क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। और बेटा दूसरा केस क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक कोण पे तो 90 बनाएगा और जब उससे बड़ा हो जाएगा तभी क्या होगा, वो मतलब कि अपने माध्यम में वापस लौट आएगा। तो बेटा ये दो बात याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आई बड़ा होना चाहिए। बेटा सी से क्रांतिक कोण को दिखाते हैं, सी से आप याद रखिए, स्मॉल सी है ये, स्मॉल सी से दिखाते हैं क्या, क्रांतिक कोण। अरे वाह, मजा तो आया आपको भी। अब देखो मैं आगे आपको ले चलता हूं अंतिम वाले पेज पे, अपवर्तन का अंतिम वाला पेज मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सवाल लगाया क्रांतिक कोण की गणना, यानी कि फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, फार्मूला मैं थोड़ा बढ़िया से लिखता हूँ। ए देखो जरा, ये है हमारा फार्मूला, मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा। अब इस बात को बेटा देख लीजिए, बाकी अब हम चलेंगे छुट्टी पे, ठीक है ना। अब देखो क्या है इसका, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है विरल माध्यम है और ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है, जैसा कि आप देखने को पा रहे हो, ठीक है ना। और सघन माध्यम से किरण कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो स्नेल के नियम से हमने क्या पढ़ा है कि इधर वाला मतलब कि μ1 साइन r बराबर μ2 साइन i, तो वही तो मैं लिखा हूँ। इस वाले के लिए μ1, इस वाले के लिए कोण के लिए, इस वाले के लिए μ2, इस वाले कोण के स्नेल का नियम यही तो कहता है μ1 साइन i1 बराबर μ2 साइन r। तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने गुणा के रूप में जो कि समझाया था आपको ना कि इस वाले का बेटा अपवर्तनांक का गुणा इस वाले के कोण के साथ होगा, इस वाले अपवर्तनांक का गुणा इस वाले कोण के साथ होगा। तो आप समझ सकते हो हमारी बात को। तो मैंने बोला यहाँ पे ना
कि μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आई, यहाँ पे ये वाला आई है μ2 है। फार्मूला आप रटिएगा नहीं कि 1 2 वाला, आप ये जानिए कि इधर वाले का गुणा इधर वाले के साथ, इधर वाले का गुणा इधर वाले के साथ करते हैं। तो देखो इधर आई का मान क्या है, सी है वास्तव में, क्योंकि यहाँ पे 90 पे गुजर रहा है ना, तो यही आई क्या बन जाता है, सी बन जाता है। तो μ2 साइन सी बराबर μ1 साइन आर, और चूंकि आर का मान 90 है तो 90 यहाँ पे लिख लिया हमने। तो बेटा हमने क्या देखा, साइन सी μ2 को वहाँ भेज दो तो μ1 बाई μ2 आ गया, है ना। साइन सी बराबर μ1 बाई μ2 आ गया। अब देख सकते हो μ1 क्या है, बिरल वाला, हमेशा ही होगा, μ1 बिरल वाला होगा, μ2 सघन वाला होगा। तो आप याद कर लीजिएगा बेटा, साइन सी बराबर क्या होता है, μ1 बाई μ2 होता है। और चाहे तुम कुछ भी बोलो, ऊपर हमेशा बिरल वाला माध्यम होगा और नीचे हमेशा कैसा माध्यम होगा, सघन वाला माध्यम होगा। आप इस बात को याद रखिएगा, साइन सी। अब देखो जरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर मान लो बिरल वाला निर्वात या वायु रहा हो तो उसका मान तो 1 होता है, इसका मान 1 रख लिया और बटे म्यू हो गया हमारा, ठीक है ना। तो बेटा साइन सी का फार्मूला होता है 1 बाई म्यू होता है, लेकिन कब, जब दो माध्यम में से एक माध्यम वायु वाला हो, ठीक है ना, और वायु का सबसे कम भी होता है, अतः ऊपर था। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे। अब देखो एक सवाल में बेटा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इस सवाल जो देख रहे हो ना, बढ़िया सवाल है, और अपनी बुक से आप लगाने का प्रयास बेटा अवश्य करें ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सवाल में क्या लिखा गया है कि वायु व कांच के लिए क्रांति कोण की गणना करें, और वायु व कांच दो माध्यम है, क्रांति कोण की गणना करनी है। तो यदि μ1 का मान 1 है, यानी कि μ a है, मतलब कि एयर का जो अपवर्तनांक है 1 है और ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है। तो हमने बेटा फार्मूला क्या पढ़ा है, मैं बार बार बोलूँगा, साइन सी बराबर हमने पढ़ा है μ1 बाई μ2, और हमको यह बात याद है कि μ1 क्या होता है, यहाँ पे जो μ1 है ना वो हमारा है बिरल वाला माध्यम, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ऊपर 1 हो जाएगा, और जो μ2 सघन वाला माध्यम है 1.5 हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना 10/10 का तो आएगा 10/15, एक काटोगे ना तो 5 2 जा 10, 5 जा 15, यानी कि साइन सी बराबर वास्तव में क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा। और जब मैं बेटा सी का मान निकालूंगा तो साइन जब अपना पक्ष चेंज करेगा साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत भयानक या बहुत बेहतरीन ढंग समझ में आया है, ठीक है ना। भयानक तो है ही, बट समझ में भी तो आपको आया है। तो आप थोड़ा इस बात को समझिएगा और इसकी शॉर्ट आप ले लें, मैं ही बोलूँगा। और इसी बेटा बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तब भी कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा, अगर कोई दिक्कत ना हो तब भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे तभी हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे नोट्स को अच्छे से तैयार कर लो। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना वो हमको आप अवश्य बताओगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और ऑल द बेस्ट।